दोस्तों, आखिरकार क्या इंडिया गठबंधन ने सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है? आखिर इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग के बाद सरकार को अपनी रणनीति जो है वो बदलनी क्यों पड़ गई? सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ और अचानक से सीज फायर की घोषणा हो गई, जबकि हम बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में थे, हम पूरा पीओके हासिल कर सकते थे, उस पर कब्जा कर सकते थे, बावजूद इसके अचानक से सीज फायर हुआ जो अभी तक किसी के गले नहीं उतर पाया है। इसके बाद बहुत से सवाल उपजे जिसका जवाब अब तक सरकार नहीं दे पाई है। खासतौर पर सीडीएस ने जो बयान दिया और स्वीकारा कि हाँ, कुछ विमानों को नुकसान हुआ, उसके बाद से सरकार पर भीषण सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। मोदी जी बोल तो जरूर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रैलियों में, रोड शो में बोल रहे हैं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने कुछ ऐसा आंकड़ा बिठाया है जिसके बाद सरकार को इंडिया गठबंधन ने मजबूर कर ही दिया है कि वो अपनी रणनीति बदले, और बदली हुई रणनीति के साथ संसद के सामने सरकार अपनी बात रखने को एक तरीके से इंडिया गठबंधन ने मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, अगर आप चाहें तो पूरी जो इसकी खबरें हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आपको बताते रहते हैं कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में करीब 16 दलों ने, इंडिया गठबंधन के 16 दलों ने इसमें भाग लिया, शामिल हुए, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सरकार से सवाल पूछना चाहती है विपक्ष, वो सवाल लेकर ये विपक्षी दल यहाँ पर आए थे। कौन कौन से विपक्षी दल इसमें थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। लगभग इंडिया गठबंधन के सारे विपक्षी दल यहाँ पर मौजूद थे दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस मौजूद थी, समाजवादी पार्टी मौजूद थी, तृणमूल कांग्रेस थी, इसके अलावा डीएमके, शिवसेना यानी कि जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो भी यहाँ पर थी, आरजेडी मौजूद थी। इसके अलावा दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मौजूद थी। दिलचस्प ये है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ मौजूद है। इसके अलावा आरजेडी यहाँ पर मौजूद थी, और इसके अलावा दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ पर थी, इंडियन यूनियन लीग थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मौजूद थी, आरएसपी मौजूद थी, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूदगी भी यहाँ पर थी, और इसके अलावा भी वीसीके, एमडीएमके और तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां जितनी भी इंडिया गठबंधन के हिस्से में रही हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर दोस्तों खास बात ये भी आप जान लीजिए कि 2 पार्टियां नहीं आई थी। एक आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन से अपने कदम पीछे खींच लिए, अपना नाता तोड़ लिया है। कुछ दिन पहले ही उनका बयान आया था कि हम औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन जो है उससे अलग हो रहे हैं, और अलग अलग राज्यों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहते या किसी के साथ मिल करके सीटों का बंटवारा उनको बर्दाश्त नहीं है। इस वजह से वो इंडिया गठबंधन से अलग हट गए। दिल्ली का चुनाव आपको याद ही होगा, उसी वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगी थी। अब दोनों अलग अलग राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, आम आदमी पार्टी खासतौर पर पंजाब में अपनी अलग राह तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो अपनी तरफ से पीएम को अलग से खत लिख देगी। और ये जो 16 पार्टियां थी, इन सभी नेताओं ने बाकायदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, ये कहते हुए कि अब आप एक काम कीजिए, विशेष सत्र बुला लीजिए। एक और महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, शरद पवार की पार्टी यहाँ पर शामिल नहीं हुई है। बहुत बड़ी बात है, शरद पवार की पार्टी को लेकर हाल के दिनों में काफी अटकलें लगी हैं। सुनने में ये भी आया कि सुप्रिया सूले जो है वो बहुत जल्दी एनडीए की सरकार में मंत्री बन सकती है। अब इस तरह की बातें जानकार बता रहे हैं। चाचा भतीजा की अदावत पहले ही हम देख चुके हैं। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी। दोनों पार्टियां फिर से दोस्तों एक हो सकती है और एनडीए में शामिल हो सकती है। शरद पवार की पार्टियां, तो अटकलबाजी ये भी है कि शरद पवार की गैर मौजूदगी में इस बैठक में बताती है कि वो आगे शायद इंडिया गठबंधन के साथ अपना भविष्य नहीं देख सकते। लेकिन 16 पार्टियों की मौजूदगी भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इनमें जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष की, जिनके पास ज्यादा सांसद है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, सबकी मौजूदगी यहाँ पर रही। ये सभी बहुत बड़ी बड़ी संख्या में सांसद लाते हैं लोकसभा के अंदर। दोस्तों, इस मौके पर बाहर आकर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि एक देश के राष्ट्रपति हर रोज सरपंचाई दिखाते हैं। वो ट्रंप के लिए बोल रहे थे। 15 दिन में 13 बयान उन्होंने दे दिया, और इसमें कोई सरकार या पार्टी आहत हो या ना हो, लेकिन भारत की भावना तो आहत हो रही है भैया। ये बात बार बार विपक्ष द्वारा कही जा रही है कि ट्रंप हर दिन बयानबाजी करके चले जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए संसद का विशेष सत्र सरकार को अब बुलाना पड़ेगा। अब तक ये जो मांग है कांग्रेस पार्टी अकेले कर रही थी दोस्तों, राहुल गांधी कर रहे थे, और उनको एंटी नेशनल कहकर कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से दरकिनार किया जा रहा था। लेकिन
अब बात विपक्ष की आ गई है। तमाम विपक्षी दल जो अपने अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिनमें मतभेद रहता है, गतिरोध रहता है, इस बात को लेकर अब सबके सब एकजुट हो गए हैं। कह सकते हैं कि महीनों बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, जिसमें एक मुश्त 16 पार्टियों ने कहा कि विशेष सत्र तो आपको बुलाना ही पड़ेगा। अब दबाव इतना बढ़ गया कि ये बदली हुई रणनीति के साथ सरकार को भी सामने आना पड़ रहा है। अब जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है दोस्तों, उसके हिसाब से जुलाई में दरअसल मानसून का सत्र तो है ही, पूरा महीना मानसून सत्र चलेगा जुलाई में। ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि जब मानसून सत्र हो तो उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक औपचारिक बयान उनकी तरफ से दिया जा सकता है इस पूरे के पूरे मसले को लेकर। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कहा जा रहा है कि यह सरकार की बदली हुई रणनीति है कि जुलाई में जब संसद का सत्र आना ही है तो फिर अलग से संसद का सत्र क्यों बुलाना है। दोस्तों, कुछ दिन पहले जयराम रमेश ने दावा किया था कि इमरजेंसी जिस दिन थोपी गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, उस दिन यानी कि उसी महीने 12 या 22 या 23 तारीख के आसपास शायद है, तो उस दिन एक दिन का या 2 दिन का विशेष सत्र सरकार बुला सकती है। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो इमरजेंसी के लिए वो विशेष सत्र बुला ले तो फिर सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि सरकार से विपक्ष यही पूछने वाला है कि इमरजेंसी को लेकर तो आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए सरकार की बदली हुई रणनीति यह है कि जब जुलाई में मानसून का सत्र होगा तो उस मानसून सत्र में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान एक तरीके से वो संसद में देंगे, जो कि औपचारिक बयान माना जाएगा सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, होता क्या है, जब किसी का बयान होता है तो वो भी इतने संगीन मामले में फिर आप सवाल नहीं पूछ सकते। विपक्ष ये चाहता है कि इस मामले में वो सरकार को मजबूर करे कि वो बताए। दोस्तों, ये नौबत ना आती अगर सरकार पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेती। सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी, एक तो इस पूरे मामले में सीज फायर के बाद ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, और उससे पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई थी वो भी विपक्ष के जोर देने पर बुलाई थी, और उसमें भी मोदी खुद मौजूद नहीं थे। जिसके बाद विपक्ष बार बार ये कहने लगा कि ये जो अहंकार है मोदी के अंदर कि वो विपक्ष से ऊपर अपने आप को मानते हैं, हर चीज से अपने आप को ऊपर मानते हैं, और मीटिंग में रक्षा मंत्री और अमित शाह को भेज देते हैं। उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कह दिया गया था कि अगर अब ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय बैठक नहीं होती है और मोदी नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो तरीका है मोदी का, ये बहुत ज्यादा गलत है, जिसमें वो हर पार्टी को अपने आप से ऊपर हर पार्टी को अपने आप से नीचे मानते हैं। और जब मोदी की गैर मौजूदगी को लेकर ही विपक्ष इतना सख्त हो गया, तो दोस्तों रक्षा मंत्री अगर इस मामले में मानसून सत्र में बयान दे भी देते हैं तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है सरकार के लिए। सरकार अगर ये सोच रही है कि इस मामले में वो बयान देकर निकल जाए तो यकीन जानिए पूरा का पूरा मानसून सत्र ठप कर देगी विपक्ष। आप देखिए, 16 दल तो इस बैठक में मौजूद हैं ही, इसके अलावा जो दल नहीं आए हैं यानी कि आम आदमी पार्टी, वो भी ये तो कह ही रही है कि हम भी पत्र लिखेंगे मोदी को। मतलब सवाल तो यही है। इस मामले में आम आदमी पार्टी भी साथ ही है इंडिया गठबंधन के। और दोस्तों, संसद में बार बार हम ये देखते हैं कि जब भी सरकार को घेरने की बात आती है इंडिया गठबंधन एक हो जाता है। पिछले संसद के सत्र में आप देख लीजिए, जब उस वक्त जब वक्फ संशोधन कानून के मामले में क्या हुआ, एक भी इंडिया गठबंधन की तरफ से वोट इधर का उधर नहीं हुआ। और दोस्तों, अलग अलग राज्यों की अपनी राजनीति भी है, रणनीति है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। आरजेडी हर हाल में चाहती है कि इस मामले में सरकार को बाध्य किया जाए कि वो संसद में बयान दे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी तो बहुत एग्रेसिव मूड में है। ममता बनर्जी तो ऐसे बयान दे रही हैं मोदी को लेकर जो आज तक देश की राजनीति में कोई नहीं दे पाया। और दोस्तों, अमित शाह भी अब पश्चिम बंगाल में दौरे शुरू कर चुके हैं, तो ममता बनर्जी को भी अगले साल बीजेपी के साथ एक बहुत तगड़ी लड़ाई लड़नी है। उससे पहले ममता बनर्जी भी चाहते हैं कि सरकार को, यानी केंद्र की मोदी सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर बयान देते हैं तो किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन सरकार की इस रणनीति को चलने नहीं देंगे। और अगर सरकार ने इस मामले में बहस नहीं कराई तो एंड ऑफ द डे यही होना है कि पूरा का पूरा जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सरकार ने शुरुआत से ही बहुत हिकअप्स दिए हैं। सबसे बड़ा हिकअप था सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग विपक्ष के कहने पर बुलाना, फिर ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी का नाम आना। इनफैक्ट दूसरी बार ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उनमें सच में लग गया था कि मोदी आएंगे, क्योंकि उस वक्त देश का माहौल बहुत ज्यादा सीरियस था, बहुत संजीदा था। लेकिन उस वक्त भी सर्वदलीय बैठक में मोदी नहीं आए। और विपक्ष का जो ये एक बहुत बड़ी शिकायत भी है सरकार से कि हर बात विदेश से क्यों पता चल रही है। जब सीडीएस ने बयान दिया कि हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल खड़े किए कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उस वक्त आपने ये बयान क्यों नहीं दिया। ऑल पार्टी मीटिंग में, उस बैठक में
सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी तो थी, और ऐसा नहीं है कि उस वक्त विपक्ष आपके साथ था। विपक्ष तो अभी भी आपके साथ है। दुनिया भर से में जो ये डेलीगेशन जा रहे हैं उसमें विपक्ष के सांसद भी तो है ना। ये शशि थरूर है, ओवैसी हैं, जितने भी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं अलग अलग देशों के डेलीगेशन में, वो सबके सब विपक्ष के हैं। तो विपक्ष तो आपके साथ खड़ा है ना, डे वन से विपक्ष आपके साथ है, अभी भी आपके साथ है, लेकिन आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं। इसका खामियाजा सरकार को संसद के अंदर बहुत तरीके से भुगतना पड़ेगा दोस्तों। और सरकार की अगर ये रणनीति है कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दिलवा दे और मामले को रफा दफा कर दे, तो ये मामला रफा दफा होने वाला नहीं है। इनफैक्ट करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। इस देश की जो जनता है, ये अधिकार है उनको कि पूरा का पूरा सच पता हो। जितना इसको लेकर पर्दादारी की जाएगी, जितना इसे पर्दे में रखा जाएगा, आवरण उड़ाए जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आशंकाएं खड़ी होगी, सवाल खड़े होंगे। अगर पहले ही बहुत शुरुआत में बता दिया गया होता कि हाँ कुछ विमानों को नुकसान हुआ है, तो इतनी अटकलबाजी करनी नहीं पड़ती। पूरी दुनिया में केवल यही होता है, कितने राफेल गिरे, कितने राफेल गिरे। भाई सैन्य संघर्ष में विमान गिरते हैं, नुकसान होता है, लड़ाई में लड्डू नहीं बटते दोस्तों। मैं तो बहुत सामान्य प्रक्रिया। आप देखिए यूक्रेन ने रूस पर कितना भयानक हमला किया ड्रोन से। रूस ने कुछ घंटे के अंदर बता दिया हमारे इतने इतने विमानों को नुकसान पहुंचा है, बात खत्म। तो दोस्तों ये तो जंग में स्वाभाविक सी चीज है, कभी इधर नुकसान कभी उधर नुकसान। लेकिन जो जैसा कि सीडीएस ने कहा कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद हमने क्या किया, हमारा अगला कदम क्या है। तो बहुत क्लियरली अगर सरकार चाहती तो इसको लेकर शुरुआत में बता सकती थी, इतना हाइप क्रिएट नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने बातें छुपाई देश की जनता से, क्योंकि बात राफेल की आ रही है, और राफेल की बात आ जाती तो सरकार पर बात आ जाती, मोदी पर बात आ जाती। और इसके बाद दोस्तों राफेल को लेकर जो सवाल उठे, भ्रष्टाचार की जो उंगलियां उठी सरकार पर राफेल की खरीद को लेकर, जब राहुल गांधी ने कुछ साल पहले मामला उठाया था, फिर बात वो हो जाती और सरकार इसी बात से शायद डरती है। इनफैक्ट बीजेपी इस बात से डरती है कि कहीं राफेल इस सरकार के लिए बोफोर्स न बन जाए। यही वजह है कि कैसे भी करके इसको छुपाया जा रहा है, लेकिन अब आप इसको छुपा नहीं पाएंगे क्योंकि सार्वजनिक तौर पर सब कुछ सामने आ रहा है। सीडीएस स्वीकार कर चुके हैं, ट्रंप हर दिन बयानबाजी दे रहे हैं, और आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऑपरेशन सिंदूर का जमकर तगड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है देश के अंदर, तो फिर आपको विपक्ष के सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।